गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम टॉपिक करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का आज हमारा तीसरा वंश होगा तुलु वंश। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो संगम वंश और सालू वंश की बनाई थी। देखना, पूरे विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश होंगे: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडु वंश। तो आज हम खास तौर से तुलु वंश करने वाले हैं, जिसका सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय, यानी कि पूरा विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो महान शासक, सबसे साहसी और वीर शासक, किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? कृष्णदेवराय के। तो स्टार्ट करते हैं। देखना, जो तुलु वंश है, तुलु वंश का जो शासनकाल रहेगा 1505 से 1570 तक, और इसमें 4 शासक हुए हैं। उन 4 में जो सबसे प्रतापी हुआ है कृष्णदेवराय। तो हम कृष्णदेवराय की उपाधियों के बारे में, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसके दरबार में कौन कौन विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे और कौन से शास्त्र लिखे गए हैं, स्थापत्य कला क्या थी, कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया, और विजयनगर के बारे में विदेशी यात्रियों ने क्या क्या प्रशंसा की, वो सभी इसके बारे में हम बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे। तो तुलु वंश में जो वंश हुए हैं, कितने हैं ये, सॉरी, तुलु वंश की जो शासक हैं वो 4 शासक हुए हैं। वीर नरसिंह 1505 से 1509 तक, और कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक, अच्युत राय 1529 से 1542 तक, और सदाशिव जो अंतिम भी कह सकते हैं 1542 से 1570 तक, यानी कि 1505 से और 1570 तक, तो 65 ईयर्स का कार्यकाल रहा है इस वंश ने जो शासन किया है। तो पहले वंश इसके शासक के बारे में, वीर नरसिंह। देखना, वीर नरसिंह की उपलब्धियाँ क्या थी। एक तो उपलब्धि यही रहेगी कि तुलु वंश का संस्थापक, और नंबर 2, इसको द्वितीय बलाफार भी कहा गया है। देखना, हमने प्रथम बलाफार पढ़ा था जब सालू वंश की स्थापना हुई। सालू वंश की स्थापना में जो उसके अंतिम शासक थे, यानी कि इम्माड़ी, जो इम्माड़ी नरसिंह हुए, इम्माड़ी नरसिंह की जो हत्या की थी ये वीर नरसिंह ने की थी। तो वीर नरसिंह के द्वारा इस ये वंश की स्थापना हुई, और इसको द्वितीय बलाफार कहा गया है, यानी कि सत्ता का हरण करना, टपल्ड कर देना, किसी को तख्ता पलट कर देना और खुद वहाँ पर सत्ता हथियाना। इसके लिए शब्दावली क्या होगी? बलाफार। तो द्वितीय बलाफार किसे कहा गया है? ये वीर नरसिंह को। वीर नरसिंह ने 4 वर्षों तक शासन किया है, और उस शासन में विद्रोह और युद्धों का ही सामना करना पड़ा। तो ऐसी कोई खास उपलब्धि नहीं थी। 4 वर्षों तक विद्रोह और युद्धों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद में कौन शासक बने? फिर कृष्णदेवराय। देखना, कृष्णदेवराय के बारे में ही या उसी की उपलब्धि के लिए इस हम पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं। तो कृष्णदेवराय की उपाधि कौन कौन सी थी? लगभग 6 उपाधियाँ थी। कौन सी उपाधि? आंध्र भोज, अभिनव भोज, तेलुगु भोज, आंध्र पितामह, यवनराज स्थापनाचार्य और एक विष्णु चित्त। ये 6 उपाधियाँ थी। ये बड़े शासक ही धारण करते थे, क्योंकि ये तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध एक विद्वान या कवि भी कह सकते हैं। किताब लिखी है आमुक्तमाल्यदा। आमुक्तमाल्यदा जो बुक लिखी गई है तेलुगु भाषा में। इसके अलावा एक जामवंती कल्याणम भी लिखी है, और एक उषा परिण्य किताब लिखी है संस्कृत में ही। खैर, उपाधि कौन कौन सी? कृष्णदेवराय की आंध्र भोज, अभिनव भोज, तेलुगु भोज, और चौथी उपाधि आंध्र पितामह, यवनराज स्थापनाचार्य और एक विष्णु चित्त। ये उपाधियां धारण की हैं कृष्णदेवराय ने। मोस्टली किताबों में 2 या 3 उपाधियां दी जाती हैं, तो इसमें हमने कितनी लिखी हैं? 6 उपाधियां। इन्हें आप नोट करते रहिए साथ साथ। दूसरा, कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है, क्योंकि इसमें तेलुगु भाषा का काफ़ी विकास हुआ है, और इसके दरबार में अष्टदिग्गज भी रहते थे, जो तेलुगु के प्रोमिनेंट पोएट्स होते थे, जो कवि थे, बहुत ही प्रमुख कवि। उनमें सबसे प्रमुख जो लेखक या कवि विद्वान कहिए वो पेड्डाना थे, अल्लसानी पेड्डाना। तो तेलुगु साहित्य का क्या क्लासिक युग? अष्टदिग्गज। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार की या किसके शासनकाल में ये अस्तित्व में थे, किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये कृष्णदेवराय की। और अष्टदिग्गज क्या थे? तेलुगु के महान कवि थे, तेलुगु भाषा के। तो इसमें 8 कौन कौन थे? जैसे अल्लसानी पेड्डाना, नंदी तिम्मन, धुर्जटी, और एक थे इसमें पिंगली सोरेन, और एक यहाँ पर धुर्जटी, भट्ट मूर्ति, अय्यल राजू, एक अय्यल राजू भद्रड़ू, नाम बहुत ही टिपिकल हैं, और एक मल्लन मधुपलुक्कम, और एक हुए तेनालीराम।
तेनालीराम कृष्णा, तेनालीराम ऐसे थे जो सबसे करीब रहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में, और ये उनके एक पर्सनल सलाहकार भी थे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अष्टदिग्गज क्या थे, तो अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के महान कवि या विद्वान थे, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? अल्लसानी पेड्डाना, नंदी तिम्मन, धुर्जटी, पिंगली सुरन, और एक थे भट्टमूर्ति, अय्यल राजू राम भदड़ू, मल्लन मधुपलक्कू और तेनालीराम कृष्णा। इनमें सबसे प्रमुख क्या आ जाएंगे? अल्लसानी पेड्डाना, ये इसके मुख्य थे, और जो इनकी एक सभा थी, ये सभा के हेड भी थे, यानी कि इसके अध्यक्ष भी कह सकते हैं, अध्यक्ष। इन्होंने संस्कृत में भी एक किताब लिखी है, और बाकी जो साहित्य का विकास हुआ है तेलुगु भाषा में हुआ है। बाबरनामा के बारे में उल्लेख करते हैं, चूँकि कृष्णदेवराय के बारे में बाबरनामे में बताया है। देखना, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा थी, ये किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में। बाबर ने जब यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार किया, पहला युद्ध लड़ा था उसने, ये पानीपत का युद्ध सन 1526 में लड़ा गया, पानीपत का युद्ध। उससे पहले जो किताब लिखी गई, हालांकि वो कंप्लीट यहीं पर हुई, और एक और भी युद्ध था, बाजुर और भेरा का युद्ध भी लड़ा है, लेकिन जो भारत के अंदर था वो पानीपत का युद्ध था। तो बाबर ने जो आत्मकथा अपनी बाबरनामा लिखी है, उसमें 7 राज्यों का उल्लेख किया गया है, 5 मुस्लिम शाही और 2 हिंदू शाही राज्य। 2 हिंदू शाही राज्य कौन कौन से थे? एक कृष्णदेवराय का यानी कि विजयनगर साम्राज्य, और एक मेवाड़। और जो 5 मुस्लिम शाही राज्य थे, उसमें बीदर, ये आ जाएगा बहमनी, गुजरात, दिल्ली, मालवा का क्षेत्र होगा, और एक आ जाएगा बंगाल का। ये क्या थे? 5 मुस्लिम शाही इसमें वो राज्य थे, और 2 हिंदू शाही। उन 2 में कौन कौन? मेवाड़ और विजयनगर। लेकिन जो सबसे प्रतापी शासक बताया गया वो किसको? कृष्णदेवराय को। ये किसने? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख बाबरनामा में नहीं है? बाबरनामा में क्या हो जाएंगे? 7 राज्य, 2 राज्य प्लस 5 राज्य। अच्छा, जो मुस्लिम शाही राज्य थे, गुजरात, मालवा, दिल्ली, बंगाल और बहमनी, ये 5 राज्य मुस्लिम शाही राज्य, और ये 2 हिंदू शाही राज्य। टोटल कितने राज्य हुए? 7 राज्यों का उसमें उल्लेख किया गया है। पेड्डाना, जो अल्लसानी पेड्डाना, इसके प्रमुख तेलुगु कवि थे कृष्णदेवराय के। उसने किताब लिखी है मनुचरित्र या सवारोचित संभव। सवारोचित संभव, ये किस में किताब लिखी गई? तेलुगु में, मनुचरित्र और सवारोचित। ये पेड्डाना ने, अल्लसानी पेड्डाना, जो अष्टदिग्गजों के प्रधान थे, यानी कि मुख्य थे सबसे। कृष्णदेवराय स्वयं ये भी एक तेलुगु भाषा के महान कवि और लेखक थे। इन्होंने तेलुगु में कौन सी लिखी है बुक? आमुक्तमाल्यदा। आमुक्तमाल्यदा, कहीं पर ये लिखा रहता है आमुक्तमाल्यदा, ध्यान से देखिएगा, आमुक्तमाल्यदा। तो ये किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। और इसकी जो विषय वस्तु रही है पॉलिटिकल, यानी कि राजनीति विषय पर लिखी गई ये किताबें। इसी में लिखा हुआ है कि मुकुटधारी राजा को हमेशा धर्म को दृष्टिगत रखते हुए शासन करना चाहिए। और 2 किताबें और भी लिखी हैं, पुस्तकें कौन कौन सी? जामवंती कल्याणम और उषा परिणय। ये किस भाषा में? संस्कृत में। तेलुगु भाषा में केवल एक पुस्तक लिखी है आमुक्तमाल्यदा, इसमें राजनीति विषय पर जो आधारित है। और जो दूसरी लिखी गई जामवंती कल्याणम और उषा परिणय, ये किस भाषा में? संस्कृत में किताबें हैं। आमुक्तमाल्यदा में लिखा है कृष्णदेवराय ने कि राजा को प्रजा के लिए तालाब और सिंचाई साधन और कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। जितने भी सिंचाई, यानी कि कहीं ना कहीं कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उस टाइम पर साउथ में पानी की या जल स्रोत की स्कर्सिटी थी, उसका अभाव था। तो सिंचाई के लिए तालाब की व्यवस्था करना, या बांध या फिर या कोई नहर वहाँ पर व्यवस्था की जाए, और कल्याणकारी योजनाएं जारी करनी है जनता के लिए। एक लिखा है कि विदेशी व्यापार के लिए, अगर कोई विदेशी यहाँ पर ट्रेडर्स आते हैं, उनके लिए बंदरगाह की या फिर उनको सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि विदेशी जो व्यापारी होंगे उनको सुरक्षा देना, और उनके लिए बंदरगाहों की या जहाजरानी का निर्माण करना, ये राजा का कर्तव्य होगा। विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाह और व्यापारियों को संरक्षण प्रदान करना किसका कर्तव्य बताया गया? राजा का। ये किसने लिखा है? कृष्णदेवराय ने अपनी पुस्तक आमुक्तमाल्यदा में लिखी है बात। और क्या लिखा है उन्होंने
कि एक मुकुटधारी राजा, जो मुकुटधारी राजा होगा उसे सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। धर्म को दृष्टिगत रखते हुए धर्म के आधार पर ही शासन करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम तो जो हमारा वर्तमान में जैसे संविधान लागू है, तो संविधान लागू नहीं था। उस ये जो जितने भी ये न्यायिक कार्य होते थे धार्मिक ग्रंथों को आधार मानकर होते थे वो। दूसरे स्थापत्य कला में क्या आता है, जैसे कृष्णदेव राय ने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया है। कौन कौन से मंदिर? हजारा का मंदिर या विट्ठल स्वामी का मंदिर, और एक था चिदंबरम का मंदिर। तो ये हजारा मंदिर, चिदंबरम और विट्ठल स्वामी का मंदिर, ये 3 तो बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मंदिर थे, लेकिन बड़े मंदिरों का उल्लेख इन्हीं का किया गया है। और कृष्णदेव राय ने 2 बड़े नगरों की भी स्थापना की थी। कौन कौन से? एक तो ये नागलपुर और एक था हसपेट। हसपेट ये अपनी पत्नी की स्मृति में बनवाया था। हसपेट नगर की स्थापना और नागलपुर नगर की स्थापना। इसके अलावा और भी विजय कार्य किए हैं और प्रशासनिक सुधार किए हैं। एक आयंगार व्यवस्था, न्यायकार व्यवस्था, सैनिक सुधार क्या क्या थे वो अभी उनके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। तब तक आप ये नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अभी आगे बताते हैं। अब हम देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के दरबार में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे। तो वैसे सबसे अधिक विवरण जो दिया है डोमिगो पायस ने दिया। तो डोमिगो पायस और बारबोसा जो अत्यंत प्रशंसा की है विजयनगर साम्राज्य और इसके साथ साथ वहाँ के राजा की, कृष्णदेव राय की, वो डोमिगो पायस ने सबसे अधिक की है। उसने कहा कि इस जैसा महान व्यक्ति या सर्वगुण संपन्न व्यक्ति शायद ही कोई हो। और इसके साथ साथ ही विजयनगर की प्रशंसा की है कि यहाँ विश्व की सभी वस्तुएं बिकती थी। इसके बाजार बहुत ही विशाल और विस्तृत होते थे। ऐसे ही तुलना की गई है रोम से। विजयनगर की जो तुलना की गई ये रोम से की गई है कि ये रोम जैसा शहर था। और इसके साथ ही बताया कि कृष्णदेव राय अत्यधिक विद्वान और सर्वगुण संपन्न नरेश था। उसके जैसा शायद ही कोई राजा हो, कि शायद ही कोई अन्य हो। एक महान शासक के रूप में कि कृष्णदेव राय एक महान शासक के साथ साथ एक न्यायप्रिय व्यक्ति भी था। क्योंकि जो बड़े अपराध होते थे या किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड देने की बात है वो कृष्णदेव राय स्वयं ही देते थे, उनके न्यायालय में जाता था केस। दूसरा व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं कि कृष्णदेव राय का जो व्यक्तित्व था वो मझोले शरीर का और स्थूल शरीर वाला था। और बताते हैं कि चेहरे पर चेचक के निशान थे। तो डोमिगो पायस ने क्या बताया व्यक्तित्व के बारे में कि कृष्णदेव राय मझोले कद वाला और गौरवर्णी का मतलब क्या कि रंग गोरा, फेयर, और अच्छी कद काठी वाला व्यक्ति था। इसके साथ ही दुबलेपन के स्थान पर स्थूल शरीर वाला था। दुबलापन यानी कि स्थूल जो भरा होता है। और मुख पर चेचक के निशान थे। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि कौन से शासक हैं जिसके मुख पर चेचक के निशान या कोई अन्य निशान थे, तो कौन हो जाएंगे? कृष्णदेव राय। ये वर्णन किसने किया है? सब डोमिगो पायस ने। और डोमिगो पायस ये कहाँ के विदेशी यात्री थे? ये पुर्तगाल से आए थे। वैसे तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले निकोली कोंटी इटालवी यात्री आया था देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। और फिर अब्दुल रज्जाक आया था कि फारस यात्री था, ये देवराय सेकंड के शासनकाल में यानी कि संगम काल में आया था। इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं सब। विजयनगर की प्रशंसा की है कि इसके बाजार में संपूर्ण विश्व की सभी वस्तुएं बिकती थी। कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जो विजयनगर में ना बिकती हो। सभी वस्तुओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ विजयनगर की तुलना रोम से की गई है कि आकार में रोम जितना विशाल और विस्तृत था और यहाँ असंख्य लोग निवास करते थे। उनकी संख्याओं का वर्णन नहीं किया है। तो डोमिगो पायस खुद कहते हैं कि मैं संख्या का वर्णन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कहीं ये सब अतिशयोक्ति न माना जाए। क्या कहा है कि यहाँ असंख्य लोग निवास करते हैं जिसकी संख्या में भय के कारण, देखना ये दिया है कि मैं डर कर यानी कि भय के कारण उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इसे अतिशयोक्ति ना माना जाए। तो ये हाइपरबोलिक ना हो जाए ये आंकड़ा, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग निवास करते थे। वहीं दूसरी ओर बारबोसा ने वर्णन किया है, बारबोसा ने कि राजा की आज्ञा थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का और किसी भी वो जाति का है वो कहीं भी आ जा सकता है और कहीं भी भ्रमण कर सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है।
ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा हुआ है, मौलिक अधिकारों में 19, अगर हम डी की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में, कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी भ्रमण कर सकता है, उसको निवास करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सभी कुछ हैं। तो यहाँ पर ये बारबोसा ने पहले ही वर्णन किया है, विजयनगर साम्राज्य में ये मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का कहीं भी भ्रमण कर सकता है, वेंडरिंग कर सकता है, या फिर कहीं भी वो निवास कर सकता है। व्यापार के बारे में बारबोसा कहते हैं कि व्यापार अपनी चरम सीमा पर था और मलक्का केम्बे के बिना नहीं और केम्बे मलक्का के बिना नहीं रह सकता यदि उन्हें धनी और समृद्ध बनना है। तो केम्बे की खाड़ी कहाँ पर है? ये आ जाएगी पश्चिमी तट पर, यानी कि गुजरात के पास, और मलक्का जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया यानी कि दक्षिणी एशियाई देशों को जोड़ने वाला, दक्षिण में तो मलक्का की खाड़ी आ जाएगी, और हमारे जो गुजरात में या फिर महाराष्ट्र का जो ये अरब सागर होगा, इसमें केम्बे की खाड़ी। तो मलक्का के बिना केम्बे और केम्बे के बिना मलक्का नहीं रह सकते यदि उनको धनी बनना है। इन राज्यों को अगर धनी बनना है तो एक दूसरे को सपोर्ट, सहयोग करना पड़ेगा। दोनों ही यहाँ पर जहाजरानी के लिए यानी कि बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिण में जो हमारे बंदरगाह वो तमिलनाडु में जो मलक्का की तरफ जाते हैं, और दूसरा एक जो पूर्वी एशिया, मध्य एशियाई देशों में जाएंगे वो केम्बे की खाड़ी से। कृष्णदेवराय के गुजरात विजय अभियान में क्या क्या किया है कृष्णदेवराय ने? सबसे पहले तो रायचूर का और गुलबर्गा का जो क्षेत्र था उसको अपने अधीन किया। वैसे तो पहले भी इनके अधीन ही था, लेकिन ये स्थायी रूप से बन गया था। रायचूर कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी, जो तुंगभद्रा कृष्णा की एक नदी है सहयोगी, उसी के बीच में एक रायचूर का किला है। इसको लेकर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में झगड़ा रहता था, यानी कि लड़ाई रहती थी। इसे बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ कहा है। क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, विवाद की जड़ क्या थी? तो विवाद की जड़ रायचूर का किला, और ये गुलबर्गा बहमनियों से जीता था। ये सबसे पहले एक विजय प्राप्त की थी कृष्णदेवराय ने। इसके साथ साथ ही दक्षिण में श्रीरंग, जिसको श्रीरंगपट्टनम भी कहते हैं, श्रीरंग और शिव समुद्रम पर अधिकार किया। ये कहाँ? दक्षिण में, तमिलनाडु में। उड़ीसा में एक शासक थे प्रताप रुद्रदेव, गजपति शासक भी कहते थे उड़ीसा का नाम वारंगल, कलिंग या फिर उड़ीसा, और एक और नाम भी है, गर्मी बहुत है। तो उड़ीसा के गजपति शासक को 4 युद्धों में हराया था, और वहाँ पर उन्होंने हार स्वीकार की थी, फिर आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद में फिर गजपति नरेश की पुत्री से विवाह किया गया, और उससे एक मित्रवत संबंध बने, विजित प्रदेशों को वापस लौटाया गया। तो गजपति नरेश प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय के साथ में किया था। उससे क्या हुआ परिणाम कि एक मित्रवत संबंध बनते, अब यानी कि युद्ध की स्थिति कम हुई है उसमें, कि आगे से कोई युद्ध नहीं होगा। उड़ीसा विजित क्षेत्र वापस दे दिए गए। कृष्णदेवराय ने जो गजपतियों के क्षेत्र विजित किए थे, यानी कि उड़ीसा के किए थे, उसमें वापस दे दिए गए वो क्षेत्र। लेकिन कृष्णदेवराय वहाँ से बालकृष्ण की मूर्ति को एक विजय स्मारक के रूप में अपने पास लाया था, है ना, कि ये हमने यहाँ पर विजय प्राप्त की। हालांकि सभी क्षेत्रों को वापस कर दिया था, लेकिन जो बालकृष्ण की मूर्ति थी उसको विजयनगर में, अपनी राजधानी में, वहाँ पर स्थापित करवाए। वो क्या था? एक विजय स्मारक। तो बालकृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में विजयनगर में लाया। सन 1520 तक कृष्णदेवराय ने दक्षिण के सभी राजाओं को हराया था। तो इसने लगभग जो साम्राज्य विस्तार था वो सबसे अधिक किया है, और सबसे अधिक युद्ध विजित किए हैं। और अगर ये देखा जाए कि सिंचाई के साधनों पर अत्यधिक ध्यान दिया है, प्रजा खुश थी, विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्री खुद वर्णन कर रहे हैं। तो ये विजयनगर का कंप्लीट हो जाता है कृष्णदेवराय का। इसके बाद में हम प्रशासन या वहाँ की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में एक अलग से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया हो, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।